बच्चों, आपको स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? यस मैम। ओके। तो हमने जो है इससे पहले क्लास में स्टार्ट किया था अबाउट मूवमेंट्स ऑफ द ओशन करेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओशनिक वाटर है, इट मूव्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हमने दो तरह के जो है मूवमेंट पढ़े हैं, जिसको हम एक को हम कहते हैं वेव्स। वेव्स जो है एंड ओशन करंट्स, जिसको हम बाद में चल के पढ़ेंगे। ये उस दिन मैंने आपको बताया था, वेव्स एंड ओशन करंट्स। ये दो तरह के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं इन द ओशंस। एंड जो आपका वर्टिकल जो मोशन होता है वाटर का इन ओशंस, उसको हम क्या कहते हैं? टाइड्स। तो कल हमने जो इससे पहले जो है हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वेव्स क्या होते हैं, उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था। दैट वेव्स आर बेसिकली द एनर्जी। एनर्जी होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करके आगे की तरफ जो है उसे पुश करती है। सो बेसिकली जो है एनर्जी आगे की तरफ मूव करके, ना कि वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं। एंड जो आपका वेव्स होता है वो आप देख सकते हो कि अप एंड जो डाउन मूवमेंट होता है वाटर का, उसे हम कहते हैं वेव्स को। और जो अप मूवमेंट, अपवर्ड जो इसका पार्ट होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड पार्ट होता है, फॉलिंग जो फॉलिंग वाटर होता है, उसको हम जो एक ट्रॉ का शेप बनाता है उसे हम ट्रॉ कहते हैं, एक डिप्रेशन टाइप का। तो ये आपका मैंने बता दिया था वेव्स के बारे में। and waves are caused जो single factor which is responsible for the movement of oceanic water in the form of waves, तरंगों के फॉर्म में जो वाटर मूव करता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? विंड एनर्जी। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा जो ओशन का वाटर होता है वो वेव्स फॉर्म में मूव करता है। तो विंड जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको कुछ दिन भी बताया था, तीन चीजें होती हैं, तीन एलिमेंट्स होते हैं वेव्स में। एक है आपका विंड, देन एनर्जी एंड वाटर। तो विंड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ओशनिक वाटर को, जिससे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, एंड जो वेव्स है वो क्रिएट होते हैं। एंड देन आपको मैंने कुछ डिफरेंट फीचर्स बताए थे, वेव हाइट क्या है, वेव पीरियड क्या है। तो ये आपको एक बार आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। एंड देन हम टाइड्स पढ़ रहे थे कि टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स से अब ये जो टाइड्स होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल ना होकर इट इज ए वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, ये एक आपका वर्टिकल मूवमेंट है, एंड इट इज द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। अब हम यहाँ पे पीरियोडिकल जो वर्ड है उससे क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज पीरियोडिकल मतलब क्या होता है कि अब जैसे ओशन, आपके जो ओशन करंट्स हैं एंड वेव्स जो है ये हमेशा 24 आवर्स जो है ये मूव होते रहते हैं। जो ओशनिक वाटर है हमेशा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता रहता है। बट जो टाइड्स होते हैं वो 24 घंटे में जो है आपका उनका कुछ टाइम होता है, और उसी हिसाब से वो अकर होते हैं। तो पीरियोडिकल, इसलिए हमने इसको पीरियोडिकल किया क्योंकि हमेशा ऑल द टाइम ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, सो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, mainly due to attraction of the sun and the moon, is called a wave। इसे वेव कहा, इसे टाइड कहा जाता है। ठीक है, सो बेसिकली टाइड्स जो होते हैं, जो ज्वार होते हैं, एक पीरियोडिकल राइज एंड फॉल होता है। मतलब जब पानी ये हॉरिजॉन्टल मूव नहीं होता है, पानी ऊपर जाता है और नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, सो इट इज द वर्टिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। या तो एक दिन में एक बार होगा या तो दो बार होता है। और इसका बेसिक, इसके पीछे रीजन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है सन एंड मून का, उसकी वजह से जो है हमारे टाइड्स अगर होते हैं। बट एक मिनट, जस्ट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एक मिनट। शक्ति, एक फोन करके बात करो, क्या अपना ठीक वापस करना। ठीक है, बात करके देखिए फिर वापस करना क्लास के बीच में। ओके चिल्ड्रन, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। तो मैं आपको बताती थी कि जो टाइड्स हैं दैट आर वर्टिकल मूवमेंट, पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। जो सी का लेवल होता है, जो सबसे ऊपर का पानी होता है, नीचे का जो पानी होता है जो ओशन के बहुत गहराई में होता है उससे मतलब नहीं होता है इसमें। जो जस्ट सरफेस वाटर होता है सी का, वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है, और इसका एक फिक्स टाइमिंग भी होता है। फिक्स बिल्कुल फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन दिन में, एक दिन में एक या दो बार जो है आपके टाइड्स अकर होते हैं। और इसका बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जो सन एंड मून है उनकी वजह से ये अकर होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा अर्थ है उसका खुद का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से जो भी अर्थ के ऊपर चीजें हैं वो अर्थ के ऊपर ही रहती हैं। हम कूदते हैं या फिर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, बट वाटर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से और काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से जो है आपका जो है जैसे ही सन और मून उसको अपनी तरफ से खींचते हैं तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन हम लोग भी तो प्रेजेंट है अर्थ पे।
है ना। लेकिन हम लोग मूव नहीं करते हैं, ऐसा तो हो कि फिर हम भी उड़ने लग जाए। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। लेकिन जो वाटर है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, 71% जो है हमारा पूरा अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है। इसीलिए जहां जैसे ही सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव होता है इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि मतलब मेनली तो इसके जो है फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन किया गया, लेकिन आपका इतना वो नहीं करना है। जैसे इसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा, जैसे कोई यहाँ पे मून है और सन है, ठीक है। तो सन, बाकी आप जानते हो कि हमारे इसमें जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग है, तो मून हमारे चारों तरफ घूमता है, अर्थ के पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन मून का खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि हमारे अर्थ के ऊपर जो लिक्विड है उसके ऊपर वो वर्क करता है, बाकी चीजों के ऊपर काम नहीं करता है इतना। ठीक है। उसी तरह से जो सन है, सन तो बहुत बड़ा है, वो मून और अर्थ से भी बड़ा है। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितनी भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ऐसा क्यों हम लोग क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं सन के, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये दोनों का ग्रेविटेशन, मान लो अब जैसे मैंने आपको बताया कि मून पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और उसी तरह से जो आपका सन है, सन के चारों ओर हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। कभी कभी बाय चांस आपको पता है कि ऐसा डेज होते हैं जब क्या होता है कि आपका सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है, और उसकी वजह से जो है हमारे जो अर्थ का जो वाटर है वो बहुत तेजी से ऊपर उठता है। और इसकी वजह से जो, अगर मान लो सन ना भी हो तब भी अकेला मून भी जो है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से भी क्या होता है कि आपका जो वाटर के ऊपर लिक्विड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, उसका पानी ऊपर की तरफ उठता है। इसको हम कहते हैं टाइडल बल्ज। इसको हम टाइडल बल्ज कहते हैं। और इसी से जो है आपकी टाइड्स जो है वो अकर होती हैं। तो ये हो गया आपका मून या सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे अर्थ से जो है पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और टाइड्स अकर होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ एक और फोर्स काम करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है और दूसरी तरफ जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है, जो कि जस्ट उसके अपोजिट साइड काम करता है। मान लो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बेसिकली क्या होता है कि जब सन और मून इक्वल एक लाइन में होते हैं तब ये फोर्स ज्यादा काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि मून का जो अपना अकेले का है उससे भी काम करता है, लेकिन इतना ज्यादा वो वर्क जो है नहीं करेगा। लेकिन जब सन और मून दोनों एक साथ होते हैं तब जो है आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा काम करता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इस तरफ का पानी तो ऊपर उठता ही है, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपका टाइड ऊपर हो रहा है तो साथ ही साथ उसके अपोजिट पीछे डायरेक्शन में भी जो टाइड्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं। क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाती है, इधर की तरफ जाती है। अब इसको मुझे थोड़ा सा एक मैं आपको जो है वीडियो भेज दूंगी तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको डायग्राम बना के ज्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। जैसे मान लो पृथ्वी यहाँ पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है पानी तो ऊपर ही जाता है, साथ साथ जो अर्थ है वो भी थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज करके आगे की तरफ जाता है। और आगे की तरफ जाने की वजह से क्या होता है कि पानी वहीं का वहीं रह जाता है, ये पानी ये वहीं का वहीं रहता है, और पृथ्वी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये भी आपका टाइड्स, ये जो पानी है ये आपका ऊपर की तरफ उठा है। इसको हम टाइडल बल्ज कहते हैं। और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और इधर आपका जो है ये टाइडल बल्ज या फिर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लें। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हम लोग बस में बैठे रहते हैं तो अचानक से जैसे आपका ब्रेक लगता है तो क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का काम करता है कि मतलब पृथ्वी अपनी जगह से उठी, इसीलिए जो है पानी जो है थोड़ा सा अपना जगह पीछे की तरफ जाता है, ये पीछे की तरफ ये पानी जो है वो मूव करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक टाइड आगे की तरफ आता है और एक टाइड पीछे की, जस्ट उसके अपोजिट साइड में आता है। तो इसको हम टाइडल बल्ज कहते हैं। ये आता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन और मून की वजह से, और ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आता है। तो इसको हम जो है आपका ग्रेविटेशनल बल्ज कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो मेन फोर्सेस है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, जिनकी वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर टाइड्स आता है। वैसे तो अभी बहुत सारे फेजेस भी हैं, लेकिन उतना आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे बताने में। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ जो है टाइड्स बताई थी। टाइप्स ऑफ टाइड्स क्या होता है कि जैसे उस दिन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टाइड्स हैं, जो ज्वार आते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब एक दिन में कितने टाइड्स आते हैं उस बेसिस पे हम जो है टाइम के हिसाब से हमने जो है टाइड्स को
डिवाइड कर रखा है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से जो है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक दिन में कितनी बार जो आपके टाइड्स आ रहे हैं, उस बेसिस पे हमारे 3 तरह के टाइड्स हैं। एक है आपका सेमी ड्यूरेनल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक दिन में 2 हाई टाइड्स होते हैं और 2 लो टाइड्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेमी ड्यूरेनल। जब एक ड्यूरेनल मतलब एक, जब एक दिन में एक हाई टाइड होता है सिर्फ और एक लो टाइड आता है, तो उसको हम कहते हैं ड्यूरेनल टाइड। और मिक्स टाइड क्या होता है कि जब वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है मतलब कि हाई टाइड, एक हाई टाइड आया, 2 लो टाइड आ गए, या फिर 2 हाई आए और एक लो आया, तो इस तरह को हम कहते हैं मिक्स टाइड। और ये पृथ्वी पे हर जगह नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड एरियाज पे ऐसा होता है फॉर डिफरेंट फिजियोग्राफिक रीजंस की वजह से ऐसा होता है। जैसे आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो अपने नॉर्थ अमेरिका आपको पता होगा, यूएसए और कनाडा का जो एरिया, उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे ऐसा होता है। एंड पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स है वहां पे जो है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइप जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पढ़ लिया। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स वो क्या होते हैं, टाइड्स बेस्ड ऑन द सन मून एंड अर्थ की पोजीशन के हिसाब से। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो टाइड्स हमारे पृथ्वी पे आते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसी की वजह से हमारे अर्थ पे मेनली टाइड्स आते हैं। और ये बहुत हद तक चेंज होता है विद द पोजिशन ऑफ सन मून एंड अर्थ, ठीक है। तो जैसे सन मून और अर्थ की पोजीशन होगी वैसी उसी तरह का आपका टाइड आएगा। तो अब हम देखते हैं, पहला है हमारा स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड्स आप ये याद रखिए, याद रखिएगा कि स्प्रिंग टाइड्स जो है दे आर द हाईएस्ट टाइड्स। जब नॉर्मल जो टाइड्स होते हैं उनसे 20% ज्यादा, जब जब टाइड्स हमारे ऊंचाई प्राप्त करते हैं या फिर बहुत ऊंचे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो मान लो टाइड्स हैं उनसे अगर 20% वो ऊपर चला गया पानी, ठीक है, तब उसे हम कहेंगे स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन जो नॉर्मल जो टाइड्स होते हैं उनसे अगर 20% नीचे गया तो उसे हम नीप टाइड्स कहते हैं। मतलब कि उस समय क्या होता है, जो ज्वार होता है वो सबसे निम्न होता है, सबसे नीचे होता है। क्योंकि देखो एक टाइड्स का एक अपना वो होता है कि मतलब एक इतना ऊपर उठेगा। नॉर्मली जो टाइड्स होते हैं उनका एक हाइट होती है कि भाई इतने ऊंचा जो है टाइड्स उठेंगे, ठीक है, या इतना नीचे वो जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल जितना वो हाइट अटेन करते हैं उससे अगर वो 20% ऊपर जा रहे हैं तो उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं, बिकॉज दे आर द हाईएस्ट टाइड्स। लेकिन और जितना वो नीचे जाते हैं नॉर्मली, उससे अगर वो 20% नीचे चले गए तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, नीप टाइड्स। सो स्प्रिंग टाइड्स आर द हाईएस्ट टाइड्स एंड नीप टाइड्स आर द लोवेस्ट टाइड्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल, इसमें लेते पहले तो हम द पोजीशन ऑफ द बोथ सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन टाइड हाइट, ठीक है। तो टाइड जो है उसकी हाइट कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द पोजीशन ऑफ सन मून एंड अर्थ। When the sun, the moon and the earth in a straight line, the height of the tide will be higher, ठीक है। वही जो मैं भी आपको बोली थी कि जब सन मून और अर्थ जब एक लाइन में होते हैं तब जो होता है आपका जो टाइड्स होती हैं दे आर हाईएस्ट एंड दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स एंड दे अकर ट्वाइस अ मंथ। ये महीने में 2 बार होते हैं, एक बार आपका फुल मून के टाइम में होता है और एक बार होता है आपका न्यू मून के टाइम में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ऐसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे है आपका सन, सन सबसे बड़ा है और बीच में आपका छोटा सा है ये मून, ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं बना लेकिन समझ लेना, सन मून एंड अर्थ ये देखो आपके स्ट्रेट पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो आपका मून है, अब देखो इस पे क्या, इस समय क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे क्या हो रहा है, इस पोजीशन को हम कहते हैं कंजक्शन। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखेंगे तो व्हेन सन मून एंड अर्थ दे आर इन स्ट्रेट पोजीशन, दिस पोजीशन इज नोन एज कंजक्शन, CONJUCTION, कंजक्शन का पोजीशन इसे हम कहते हैं। और इस टाइम जो है सबसे हाईएस्ट टाइड्स आते हैं, क्यों, बिकॉज द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन इज वर्किंग ऑन द अर्थ वाटर, ठीक है। सन का तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ मून का भी काम कर रहा है, ठीक है। देखो अब क्या है, क्योंकि मून जो है वो सन से छोटा है, ठीक है, तो इसका मून का तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो ओशन उस पर काम कर ही रहा है, और साथ ही साथ जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी आपका मून के ऊपर जा रहा है। इसलिए इस समय क्या होता है, आपके स्प्रिंग टाइड्स होते हैं और ऊंचा पानी जो होता है वो सबसे ऊंचा जाता है, ठीक है। और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ न्यू मून, ठीक है, इसे हम न्यू मून कहते हैं। न्यू मून क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, आपका जो ये चंद्रमा होता है वो पूरी तरीके से दिखता नहीं है, क्योंकि ये सन की जो रेज होती है उसके अंदर छिप जाता है, ठीक है। तो मतलब आप इसको हम कहते हैं भी क्या कहते हैं, पता नहीं अमावस्या कहते हैं शायद,
अमावस्या, है ना, हिंदी में शायद अमावस्या कहते हैं न्यू मून, कि मतलब सन की जो उसमें होता है, ये सन की किरणों के सामने आपका जो ये होता है मून, वो पूरी तरह से ढक जाता है और अर्थ पे हमें पूरी तरह से विजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यू मून। तो जैसे आपको बताया ना कि आपका जो ये स्प्रिंग टाइड्स होते हैं वो महीने में 2 बार होते हैं, तो एक बार न्यू मून के टाइम हो गया, ठीक है। तो न्यू मून तब होता है जब अर्थ होता है और बीच में मून होता है और जो सन है वो सबसे किनारे होता है, ठीक है। तो इस टाइम आपका न्यू मून पोजीशन कहते हैं, क्योंकि मून जो होता है बिल्कुल सन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, क्योंकि सन की रेज बहुत तगड़ी होती है, तो ये इसको छुपा लेती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का काम कर रहा होता है और जो टाइड्स होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं न्यू मून। अब मान लो जो है आपका घूमता घूमता जो ये है इस तरफ आ गया, ठीक है, ये आपका जो चंद्रमा था वो रिवॉल्व इंडिया की तरफ रिवॉल्व करते हुए इस तरफ आ गया, अब ये मून आ गया आपका इधर, थोड़ा सा बड़ा बन गया, इधर आ गया, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं फुल मून, क्योंकि इस समय क्या होता है कि सन की इन्फ्लुएंस से मून अपोजिट साइड में आ गया है और पूरी तरह से चंद्रमा हम लोग को दिखता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्णिमा या फिर फुल मून कहा जाता है, ठीक है, इसको हम फुल मून कहते हैं। और इस समय भी जो टाइड्स होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, ये फुल मून का आ गया, इस समय भी जो आपके टाइड्स होंगे वो हाईएस्ट होंगे, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरफ काम कर रहा है, तो इस तरफ हाई टाइड्स हो रहे हैं, और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरफ काम कर रहा है, तो ये आपका जो है पानी बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है और हाई टाइड्स अकर होते हैं। तो ये इसीलिए ये जो होता है आपका एक महीने में 2 बार होता है, आपका स्प्रिंग टाइड होता है, एक आपका फुल मून की टाइम में और एक न्यू मून के टाइम में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि अब देखो ये दोनों पोजीशन में हाई टाइड्स आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मून आपका इधर आएगा या फिर जब इधर होगा तब आपका जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है और आपके टाइड सबसे नीचे होते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ, तो आपको स्प्रिंग टाइड समझ में आ चुका होगा, स्प्रिंग टाइड जो होते हैं हाईएस्ट होते हैं एंड दे अकर ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून। एंड इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ऑल दीज 3 सेलेस्टियल बॉडीज शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है कि एक टाइम तो तीनों एक साथ थे, तो न्यू मून था, अब मून जो है रिवॉल्व होकर इस तरफ आ गया, तो ये फुल मून का टाइम हो गया, तो इधर हाई टाइड है इधर भी हाई टाइड है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में ये दोनों जगह बसती है, ठीक है। जब मून रिवॉल्व होकर इस तरफ आ रहा होगा, मान लो इधर होगा, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, जैसे मून इधर आया तो सन इधर है, अर्थ इधर है और मून इधर है, अभी इन्होंने क्या एंगल बना लिया, राइट एंगल, ये राइट एंगल बन गया, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। इस पोजीशन को हम कहते हैं क्वाड्रेचर, ये भी आपकी शायद बुक में ना दिया हो, लेकिन इस पोजीशन को हम कहते हैं क्वाड्रेचर, इसे क्वाड्रेचर कहा जाता है। और ये तब कहा जाता है व्हेन सन अर्थ एंड मून दे मेक अ राइट एंगल पोजीशन। अब इस समय क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। इधर जो है आपका मून अपनी तरफ खींच रहा है पानी, इधर जो सन है वो अपनी तरफ पानी खींच रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों अपोजिट तरफ से काम कर रहा है, जब भी राइट एंगल बनेगा तो इसी तरह से काम होगा। तो जैसे ये सन इस तरफ पानी खींच रहा है और जो मून है अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस का काम कर रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, और क्योंकि दोनों आसपास ही थोड़ा बहुत, तो इससे क्या होता है कि जो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऐसा काउंटर बैलेंस होता है कि अर्थ पे जो है आपका हाई टाइड अगर नहीं होता, उल्टा सबसे कम टाइड अगर होता है, ठीक है। मतलब दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो टाइड्स होते हैं वो ऊंचे ना होके बिल्कुल ही जो जिनकी मिनिमम हाइट होती है उससे भी वो नीचे चले जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, टाइड्स आर लोवेस्ट, जो भी मिनिमम रेंज है उनकी उससे भी 20% वो नीचे चले जाते हैं, मतलब पानी बिल्कुल ऊपर ही नहीं उठ पाता, उल्टा और नीचे चला जाता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं नीप टाइड्स। Normally, there is a 7-day interval between the spring tide and neap tides. At this time, the sun, moon are at the right angles to each other, and the forces of the sun and moon tend to counteract one another. मतलब वही बात मैं बता रही हूँ, सन इधर खींच रहा है, मून इधर खींच रहा है, जिसकी वजह से उनका जो दोनों का फोर्स है वो काउंटर एक्ट हो जाता है, काउंटर बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो टाइड्स होते हैं वो सबसे निम्न होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। द मून्स अट्रैक्शन द मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द सन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन से दुगना होगा, क्यों, क्योंकि सन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज्यादा, बट वो पृथ्वी से काफी दूर है, जबकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स सन से कम है, लेकिन क्योंकि मून पृथ्वी के ज्यादा पास है तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू सन,
ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सन अपनी तरफ खींच रहा है, मून अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों का नहीं होता है, और जो फोर्स होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके टाइड सबसे कम अकर होते हैं, मतलब हाइट जो होती है टाइड की वो बहुत ही कम हो जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि स्प्रिंग टाइड हाईएस्ट होते हैं, और वो तब होंगे जब ये पोजिशन होगी, इस तरह की पोजिशन होगी, ठीक है। और आपके नीव टाइड्स होते हैं वो लोवेस्ट होते हैं, और वो तब होते हैं जब ये तीनों के तीनों राइट एंगल बनाते हैं इस पोजीशन में। इसी तरह से मान लो मून इस तरफ चला गया, इस तरफ आ गया, तो भी आपका राइट एंगल बनेगा, और आपका मतलब ये तो राइट एंगल बनेगा, और साथ ही साथ आपका जो पृथ्वी है वो भी घूमती रहती है। तो इस तरह से जो भी जब भी सुटेबल जो पोजीशन बनती है उसी तरह से आपके टाइड्स आते हैं। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग टाइड्स एंड नीव टाइड्स। बहुत टफ नहीं, इजी है, बस आपको पोजीशन बतानी है। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो ये भी आप बता सकते हो कि स्प्रिंग टाइड हाईएस्ट है, एंड दे आर फॉर्म्ड व्हेन सन मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड बोथ द attractional forces of the sun and moon, they are working upon the earth's oceanic water of the earth, and they are pulling the water towards themselves, causing a high tide, and they occur twice a month during new moon and full moon period. On the other hand, neap tides are the lowest tide, and they occur when sun, moon, and earth they are in a straight they are in a position of right angle, and both the attractional forces of the sun and moon they are counterbalanced by each other, and thus low tides are occur. तो इस तरह का भी आप जो है आप आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट टाइप्स है वो पेरिजी एंड एपोजी, ठीक है। पेरिजी एंड एपोजी मतलब क्या होता है? पेरिजी मींस नियर, आपको पी से याद रखना है नियर, एंड एपो से एप से याद रखना है फारदेस्ट, दूर, ठीक है। क्लोज एंड फारदेस्ट, क्योंकि हम ये इसमें भी पढ़ेंगे पेरीहीलियन में और एपीहीलियन में, ठीक है। तो पेरिजी एंड एपोजी जो होती है, एक जो सिचुएशन होती है, ये रिलेटेड है अर्थ से एंड मून से, अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून की जो दूरी होती है वो हम उस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरिजी एंड एपोजी। तो पेरी मतलब क्या होता है? पास होना, और एपोजी मतलब दूर होना, ठीक है। सो बेसिकली पेरिजी मींस वो डेट जब वो टाइम सिचुएशन जब अर्थ एंड मून सबसे क्लोजेस्ट होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिजी, और वो टाइम जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से बिल्कुल सबसे दूरी पर होते हैं तो उसे हम कहते हैं एपोजी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि हमारी जो मून है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती है, ठीक है। चक्कर लगाते लगाते एक टाइम तो ऐसा आता ही, क्योंकि बिल्कुल ऐसा तो नहीं बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है, थोड़ा सा एलिप्टिकल फॉर्म में तो घूमती है ना, इस तरह से घूमती है, क्योंकि हमारी अर्थ भी तो मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, यानी बनाती हूँ, बना देती हूँ, सन है ये, ठीक है। अब हमारी जो पृथ्वी है, ये जो घूमती है पृथ्वी, ये कुछ सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूमती है सन के, ऐसे से बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कंपास से खींच के रखा गया है, वो बिल्कुल हमारा जो ऑर्बिट है वो कैसा है? सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। आपने सुना होगा हमारा जो जलेबी की तरह का ऐसे है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, ऐसे ऐसे फॉर्म में, ठीक है। तो बीच में आपका सूरज है और हमारी पृथ्वी एलिप्टिकल फॉर्म में उसके चक्कर लगाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है और सूरज के सबसे दूर होती है। उसी तरह से मून में भी होता है कि एक महीने में, मंथ में एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी पृथ्वी सबसे पास होती है सूरज के, या सूरज हमारी पृथ्वी के पास होता है, उसको हम कहते हैं पेरिजी। और एंड कहा जाता है कि इसी टाइम जो होता है टाइड्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, मतलब थोड़े से जो उनकी हाइट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल जो टाइड्स होते हैं हाइट होती है उससे थोड़ी से ज्यादा हाइट होती है ड्यूरिंग पेरिजी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मून उस समय हमारे जो है पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है। उसी तरह से 2 हफ्ते बाद क्या होता है कि मून जो है पृथ्वी से दूर चला जाता है, मतलब सबसे दूरी वाला पॉइंट उस समय होता है, और उसको हम कहते हैं एपोजी। और इस समय क्या होता है कि जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सबसे कम असर करती है पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि दूरी की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए जो टाइड्स होते हैं वो उनकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी सी कम होती है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। बस इसको याद रखना है, एपोजी एंड पेरिजी मींस इट शोज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ, because moon is revolving around the earth and in a elliptical orbit, बिल्कुल गोल गोल नहीं घूम रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना एलिप्टिकल टाइप में घूम रहा है। इससे क्या होता है कि महीने में एक बार ऐसा आता है जब वो बिल्कुल पास होता है, उसको हम पेरिजी कहते हैं, और एक बार ऐसा आता है जब वो बिल्कुल दूर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पास रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करता है और टाइड्स हाई होते हैं, और जब दूर होता है तो टाइड्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मून का वो पृथ्वी पे कम काम करता है, और टाइड्स जो होते हैं वो लोवेस्ट होते हैं, मतलब लो होते हैं, लोवेस्ट तो नहीं लो होते हैं।
सिमिलरली उसी तरह से आपका जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी है सन, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे ऊपर काम करता है, तो उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, दैट टाइम सिचुएशन और टाइम पीरियड इज नोन एज पेरीहीलियन। पेरी मींस नियर, देखो इसमें भी पेरी था, सो पेरीहीलियन मींस, हीलियन यहाँ पे सन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हीलियन, हीलियन मींस सन। तो इस समय क्या होता है, पृथ्वी सबसे पास होती है सन के, तो इसको हम पेरीहीलियन कहते हैं। और कौन किस टाइम होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे अधिक काम करता है 3 जनवरी को, और टाइड्स जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है कि व्हेन अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये कब होता है, इसको हम कहते हैं एपीहीलियन, और ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है। इस समय हमारा जो टाइडल रेंज होता है वो एवरेज से कम होता है। तो ये बहुत टफ नहीं है, इसमें बस सन और मून का है, इसमें सन और सॉरी इसमें अर्थ और मून का है, इसमें सन और अर्थ का है, ठीक है। तो पेरी मीन्स नियरेस्ट एंड एपी मीन्स दूर। तो जब भी सन और अर्थ पास होते हैं, सबसे पास होते हैं, मतलब कि देखो वैसे तो आपके घूमते रहते हैं तो कभी पास होते कभी, लेकिन सबसे दूर पास वाला पॉइंट होता है वो 3 जनवरी को होता है। तो उस समय हाई टाइड होते हैं, और जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है वो 4 जुलाई को होता है, और उसको हम एपीलियन कहते हैं, और टाइड्स आर द लोवेस्ट। तो ये जो चीजें आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। अब इस पे बस एक टॉपिक और मैं बता दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। आपको पता है कि जो ज्वार होते हैं ये क्योंकि हमारे अर्थ मून एंड सन की जो है, सिंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ मून सन पोजीशंस व्हिच आर नोन एक्यूरेटली, द टाइड्स कैन बी प्रेडिक्टेड वेल इन एडवांस। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब जैसे आपने अभी पढ़ा कि भाई जो आपका स्प्रिंग टाइड है वो महीने में 2 बार आएगा, फुल मून और न्यू मून के टाइम, और आपका जो स्प्रिंग टाइड नीप टाइड ऐसे आता है। इसका मतलब क्या है कि हमें टाइड्स के बारे में पूरी जानकारी है एडवांस में, एक्यूरेट, और वो भी एक्यूरेट जानकारी है कि कब आएंगी और कब ज्यादा होंगे, कभी कब इनकी हाइट कब कम होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम काफी ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं, इससे काफी बेनिफिट, काफी बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। पहला इसका बेनिफिट क्या है, नेविगेटर्स के लिए, ठीक है। इसका नेविगेटर्स के लिए कैसे बेनिफिट होता है, मान लो ये आपका कोस्टल एरिया है और ये आपका पानी है, ठीक है। अब जैसे ही आपका हाई टाइड होता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। वाटर लेवल, मान लो ये आपका नॉर्मल वाटर लेवल है, ठीक है, ये नॉर्मल वाटर लेवल है, और ये आपका जैसे ही हाई टाइड आया, पानी जो था यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया ये। तो इससे जब हाई टाइड होता है उस समय आपका जो शिप्स होती है, जो बड़े जहाज होते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो बड़े जहाज होते हैं वो आसानी से जो है हाई टाइड की वजह से मूव करके ऊपर की तरफ यहाँ पे कोस्टल एरिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर टाइड्स लोवेस्ट होंगे तो उनको फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निक यूज करनी पड़ती है ताकि वो कोस्टल एरिया तक पहुंचे। नहीं तो अगर हाई टाइड है तो आपके जो शिप्स होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको आसानी से कोस्टल एरिया तक पहुंचने में मदद मिलती है, टाइड्स की वजह से वो आसानी से पहुंच जाते हैं। तो नेविगेटर्स के लिए फायदेमंद है। देन फिशरमैन जो होते हैं, प्लान देयर एक्टिविटीज, कि जब भाई हाई टाइड आएगा तो जो मछलियां होती हैं वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं, तो जो मछली जो पकड़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। देन वही जो टाइडल फ्लोज मैंने आपको बता दिया कि जैसे हाई टाइड आता है तो आपका वाटर का सरफेस जो होता है, ओशन का लेवल वो बढ़ जाता है, और जो नाव होती है वो आसानी से पहुंच जाती है किनारे तक। देन आपका और क्या होता है, एस्चुरीज। एस्चुरीज जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। इनसे क्या होता है, पहले इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, शिप्स जो है उनके सेल होने के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो आसानी से कोस्टल एरिया में पहुंच जाए। दूसरा फायदा टाइड्स का क्या होता है कि ये क्या होते हैं, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन इन द ओशनिक एरिया एंड द रिवर एरिया, एंड प्लस दे हेल्प इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। समुद्र में, और आपको पता है एस्चुरीज में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या है, एस्चुरीज होते क्या एक्चुअली, मान लो ये आपका समुद्र है, ये सी है आपका, ठीक है, और ये एक नदी है। तो नदी जहां पे आके मिलने वाली होती है ओशन से, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। ये एस्चुरी है, ये नदी है, और ये नदी आके समुद्र में मिलने वाली है, तो इसको हम एस्चुरी कहेंगे। वैसे ये डेल्टा भी होता है, बट डेल्टा इसका अपोजिट होता है, लेकिन अभी हमें इतना नहीं करना है। मैं बस आपको सिंपल बता रही थी, जैसे नर्मदा एंड तापी है वो एस्चुरी बनाती है, बाकी जो इंडिया की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो जो एस्चुरी होता है, एक्चुअली एस्चुरी क्या होता है, वो समुद्र के पानी के अंदर, ये होता है नदी का मुंह है, माउथ ऑफ द रिवर ही होता है ये एस्चुरी, बट इट इज सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर, ठीक है। समुद्र के अंदर ये थोड़ा सा उसका पानी, समुद्र का पानी इसके ऊपर आ जाता है, जबकि डेल्टा में पानी ऊपर नहीं आता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारा सेडिमेंट मिलेगा, क्योंकि नदी आपको पता है बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लेकर आती है, बहुत सारा पॉल्यूटेड एरिया चीजें लेकर आती है अपने साथ। तो जो आपका टाइड्स होती है
जब ऊंची लहरें उठती है तो पानी यहाँ पे आ जाता है और इसका जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। वैसे एस्चुरी का पॉल्यूशन तो कम हो जाता है, बट वो कहाँ चला जाता है, ओशन के अंदर आ जाता है, तो वो भी बहुत सही बात नहीं है। तो लेकिन जो एस्चुरी है वहां से जो सेडिमेंट्स होते हैं या जो पॉल्यूटेड चीजें होती है वो बहकर कहाँ जाती है, इन द ओशंस। दूसरी चीज कि मतलब एक तरह से आप कह लो कि पॉल्यूशन कम हो रहा है एस्चुरीज का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मतलब ओशन के लिए बहुत सही नहीं होता है। देन दूसरा क्या होता है कि जो टाइड्स होती है उनकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ओशंस में, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो समुद्र, क्योंकि जब लहरें उठती है तो समुद्र का पानी अंदर जाता है और अपने साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, प्लैंक्टन्स सी फूड होते हैं जो कि मछलियां खाती हैं, माइन्यूट सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो बहकर एस्चुरी में चले जाते हैं। इसीलिए आपकी जो दुनिया की जितनी भी एस्चुरीज होती है वहां वो काफी रिच एरियाज होते हैं और वहां पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में सी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। सी जैसे टोर्टोइस हो गया, मछलियां हो गई विभिन्न प्रकार की, या फिर आपके क्या टोर्टोइस आपको बता ही दिया मैंने। तो इस तरह के जो सी आपके एनिमल्स होते हैं वो काफी ज्यादा आपको, या फिर अलग तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को, क्योंकि यहाँ पे खारा पानी और ये नदी का साफ जो आपका मीठा पानी होता है, दोनों का यहाँ पे आप आके मर्ज होते हैं। तो यहाँ पे अलग ही तरह का आपका एक जो है इकोलॉजिकल जो है आपके पेड़ पौधे वो डेवलप होते हैं। तो ये काफी एरिया एस्चुरी जो है वो काफी रिच होता है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके वो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनके शिप, चाहे वो मछलियां हो चाहे और डिफरेंट तरह के एनिमल्स हो। तो बेसिकली जो ज्वार होता है वो क्या करता है, पूरा न्यूट्रिएंट जो होता है समुद्र से ले जाके एस्चुरी में लेके जाता है और फिर एस्चुरी से कभी कभी बहा के मछलियों को समुद्र में भी लेके आता है। समुद्र मछलियां हो चाहे आपके और एनिमल्स हो, उनको डीप ओशन में भी लेके चला जाता है। देन ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर मान लो यहाँ पे कोई सी पोर्ट है, ठीक है ना, तो जो नाव होती है वो एस्चुरी के थ्रू होते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन एस्चुरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हार्बर के लिए, बहुत ही कम उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द वो मैंने आपको बता दिया डिसिल्टिंग एंड सेडिमेंट्स, जिसमें आपसे कहा ना कि यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट होता है। मतलब यहाँ पे नदी अपने साथ पता कितने ही थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है, मिट्टी कंकड़ पत्थर। तो ओशन क्या करता है, ओशन का जो पानी होता है, टाइडल जो ज्वार का पानी होता है वो अंदर जाता है और ये सारे सेडिमेंट्स को लेके समुद्र में लेके चला आता है। तो ये जो एस्चुरी होती है वो क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो डिसिल्टिंग में एंड सेडिमेंट्स को रिमूव करने में जो है आपका जो है टाइडल वाटर्स हेल्प करते हैं। देन दे हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। थर्ड क्या है, एक नेविगेशन का हो गया, दूसरा एस्चुरीज को क्लीन करने में, पॉल्यूशन फ्री करने में, एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है काफी हेल्प करता है, जिसकी वजह से एस्चुरीज काफी रिच होती है इन नेचुरल जो है फीचर्स में। नेचुरल फीचर्स मतलब प्लांट्स और एनिमल लाइफ में। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, आपको पता है कि जो समुद्र का पानी होता है वहां पे जहां भी ज्वार उठते हैं, हमें पता है कि ज्वार यहाँ उठते हैं तो उसके नीचे हम टरबाइन, बहुत बड़े बड़े टरबाइंस लगा देते हैं और जैसे ही ज्वार में ऊपर पानी उठता है तो उसकी वजह से टरबाइंस घूमते हैं और उसकी वजह से हम जो है टाइडल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कनाडा है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट में टाइडल एनर्जी को क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट एट दुर्गा दुआनी इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल इज अंडर वे। ठीक है, तो ये देश ऑलरेडी जो है टाइडल एनर्जी को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। बट इंडिया में जो है इतनी मात्रा में अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है थोड़ा। इंडिया में आप देखोगे ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल एरिया है और ये हमारा गल्फ ऑफ खंबर, ये है गल्फ ऑफ खंबत और ये है गल्फ ऑफ कच्छ। गुजरात के जस्ट ऊपर जो है गल्फ ऑफ कच्छ, ये पानी का एरिया यहाँ पे, और ये गल्फ ऑफ खंबत इस एरिया में। इन दोनों ही एरियाज में जो है हमारे पावर प्लांट है, यहाँ पर टाइड्स को से एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी भी इंडिया में जो है बहुत ज्यादा ये डेवलप नहीं है। और यहाँ पे आपका एक सुंदरबन का जो डेल्टा है, यहाँ इन तीनों ही जगह पे भारत के मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि यहाँ पे टाइडल एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। बट टाइडल एनर्जी इज वेरी कॉस्टली और मतलब इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो सुंदरबन लेकिन चाइना, रशिया, फ्रांस, कनाडा इन देशों में जो है किया जाता है जनरेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है टाइड्स के बारे में बता दिया कि टाइड्स क्या है, कितने प्रकार की हैं, और उसके बाद जो है इसके फायदे क्या हैं। तो नेविगेशन में फायदा होता है, पॉल्यूशन हटाने में, सेडिमेंट को रिमूव करने में, डीसिल्टिंग में, एस्चुरीज से सेडिमेंट और जो आपके सिल्ट है उसको, सिल्ट मतलब क्या होता है, बारीक जो रेत आप देखते हो, ठीक है, बारीक रेत या मिट्टी होती है उसको हम सिल्ट कहते हैं। तो एस्चुरी से सिल्ट को हटाने में, सेडिमेंट को हटाने में और जो न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है टाइड्स का काफी अच्छा योगदान होता है। एंड देन आपका पावर प्रोजेक्ट,
तो ये आपके हो गया। बाकी जो है ओशन करंट्स ये हम कल पढ़ेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया उसको आप एक बार फिर से आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, और मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। अगर आप जो है आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दोबारा से भी इसको मतलब रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, या तो आप मुझे रिटर्न में भी लिख के दे सकते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, और अब कल हम लोग पढ़ेंगे ओशन करेंट्स। ओके मैम। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।